जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं। वैसे तो मैं रोज ही आपको एक मोटिवेशन जरूर देता हूं। बिचो, मोटिवेशन वह चीज है जो बड़े से बड़े काम को भी बहुत आसान बना देता है। दशरथ मांझी के सामने भी एक मोटिवेशन था जिसने पहाड़ को भी ललकारा और अपनी पूरी जिंदगी भर लगा दी उस पहाड़ से रास्ता निकालने में। लोग उसको पागल कहते थे कि वो पागल है, लेकिन उसने जो सोचा वो उसने कर दिखाया। तो आज की मोटिवेशनल लाइन से मैं शुरू करता हूं कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, तकदीर पर हर काम डाला नहीं जाता। तो बच्चों, अपनी तकदीर पर के भरोसे ना बैठो, अपनी मेहनत को ऐसा रंग लाओ कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मेहनत आपका साथ दे। मंजिल आपको डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। लोहे जैसा कवच पहन के एग्जाम देने जाना है और एग्जाम की तैयारी करना है। इस बार जो परीक्षा होगी उस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आएंगे हम। इस मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं पंकज शर्मा आज आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। कई दिनों से मेरे पास बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने हमें बेसिक पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में भी आ रहा है बेसिक, और आज तक हमने ऐसा बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ा जैसा आपने पढ़ाया है। तो प्लीज आप एक टॉपिक शुरू करिए अब, और ऐसा टॉपिक शुरू करना जो सभी एग्जाम्स में काम आए। तो जो आज मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या फिर सीडीएस का एग्जाम हो, एयरफोर्स में हो, डिफेंस में हो, या फिर हाई कोर्ट का एग्जाम हो, या पटवारी का एग्जाम हो, या इवन आरएएस और आरजेएस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो बच्चों, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है वहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम मैंने बोर्ड पर आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ लोग, कुछ टीचर्स इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मैंने देखा है, बहुत सारे लोग इस नाम से भी पढ़ाते हैं। आप इसको किसी भी नाम से पुकारे, टॉपिक एक ही है। कई बार तो मैंने देखा ऐसा कि कुछ लोग सिंटेक्स के नाम से भी इसको पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखो, सिंटेक्स ग्रामर का बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का एक अलग ही पार्ट है। सिंटेक्स के अंदर शब्दों की अरेंजमेंट को सिखाया जाता है कि सेंटेंस में आए हुए जो वर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट सही है या गलत है। जैसे एडजेक्टिव के बाद में नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन का प्रयोग। आपको पता है ये सब चीजें मैं आपको सिंटेक्स एनालिसिस की जो क्लास थी हमारी, पिछली क्लासेस मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम एक टॉपिक शुरुआत करेंगे, प्योर टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। नाउ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम, और ऐसा क्या है जिससे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बच्चों, इस टॉपिक के जो रूल्स और कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपके साथ आज इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और वो क्वेश्चंस तीन प्रकार से आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। पहला टाइप एरर स्पॉटिंग का, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। चाहे ये टॉपिक हो या ग्रामर का कोई दूसरा टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊं वो हो, हमेशा 3 ही टाइप से सवाल पूछे जाते हैं ना। सब्जेक्ट और वर्ब, इनके बीच में ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट, बहुत पहले बच्चों, बहुत पहले सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच 2 एग्रीमेंट हुए। कितने एग्रीमेंट? 2। जनरली आपको एक ही एग्रीमेंट पढ़ाया जाता है क्लासेस के अंदर, लेकिन मैं आपको 2 एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। 2 एग्रीमेंट कौन कौन से हुए उनको हम समझते हैं। पहला एग्रीमेंट
फर्स्ट एग्रीमेंट को आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी कि फर्स्ट एग्रीमेंट होता क्या है। जब सब्जेक्ट पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद वो वर्ब को ढूंढने लग गया कि मुझे वर्ब चाहिए। आपको पता है कि सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं रहता, तो वर्ब को ढूंढने निकला तो उसको वर्ब मिली एक झील के किनारे, वहां बैठी हुई थी। जैसे ही वर्ब ने सब्जेक्ट को देखा तो बोला प्रिय तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सब्जेक्ट ने भी कहा कि मैं बस तुम्हें ही ढूंढता ढूंढता आया हूं यहां पर, मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा था। ये दोनों बातें करके दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आप समझे कि इन दोनों की जोड़ी कैसी है, जैसे लैला मजनू, जैसे हीर रांझा। इन दोनों की जोड़ी इंग्लिश ग्रामर में इतनी हिट है जैसे ऐश्वर्या अभिषेक की जोड़ी, अजय देवगन और काजोल की जोड़ी। दोनों की जोड़ी शानदार हिट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कभी वर्ब के बगैर नहीं रह सकता और वर्ब कभी सब्जेक्ट के बगैर नहीं रह सकती। कहने का अर्थ यह है कि अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगी और वर्ब आई तो सब्जेक्ट तो जरूर आएगा ही आएगा। दोनों में से कोई भी एक गायब नहीं हो सकता ना। दोनों के बीच में यह पहला एग्रीमेंट था कि सब्जेक्ट आएगा तो साथ में वर्ब आएगी और वर्ब आएगी तो साथ में सब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा ना। दूसरा एग्रीमेंट समझते हैं बच्चों कि सेकंड एग्रीमेंट क्या था। अब दोनों के बीच में दोनों सब्जेक्ट वर्ब दोनों मिल गए, साथ साथ रहने लगे। एक दिन सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा कि वर्ब हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है और शायद हो सकता है आगे जाके हमारे बीच में कुछ झगड़े हो जाएं, कुछ मनमुटाव हो जाए, तो क्यों ना एक और एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो वर्ब ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। सब्जेक्ट ने कहा कि कभी कभी मेरा मूड बदल जाता है, मैं कभी सिंगुलर हो जाता हूं या कभी प्लूरल हो जाता हूं, तो जिस दिन मैं सिंगुलर होऊंगा क्या तुम भी सिंगुलर हो जाओगी। तो वर्ब ने कहा बिल्कुल मैं भी सिंगुलर हो जाऊंगी। वर्ब ने कहा कि अगर मैं प्लूरल हुआ क्या तुम भी प्लूरल हो जाओगी। तो वर्ब ने कहा बिल्कुल मैं भी प्लूरल हो जाऊंगी। तो दूसरा एग्रीमेंट क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। सेकेंड एग्रीमेंट क्या हुआ इसको समझते हैं। यह हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरा और इसी में ही एक और एग्रीमेंट का क्लॉज था क्या, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, अर्थात कॉम्बिनेशन बनेगा किसका, एस पी और पी का, एस पी। अगर कभी इस कॉम्बिनेशन में आपको गड़बड़ लगे, कॉम्बिनेशन ऐसा लगे आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, तो यह गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर तो भी गलत हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखो, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में दो एग्रीमेंट हुए, सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगी और वर्ब हुई तो उसका सब्जेक्ट आना पड़ेगा सब्जेक्ट को। और दूसरा एग्रीमेंट सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल होगी। सबसे पहले एग्रीमेंट को बच्चों मैं आपको समझाता हूं। आप शायद हो सकता है कि यह चीज पहली बार पढ़ रहे हो, आपको किसी ने क्लास में पढ़ाया ही नहीं हो कि सब्जेक्ट हो तो वर्ब होगी, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा। इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हो सकता है आपकी ये चीज नई हो। देखते हैं कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा वो हमसे। पहला एग्रीमेंट है हमारा जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब होनी चाहिए और वर्ब के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए, बस इतना सा एग्रीमेंट। दोनों हमेशा एक साथ, दोनों ने रजिस्ट्री करवा ली, साइन कर दिए, अब दोनों साथ में रहेंगे ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ये एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, एग्जाम में प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, उसको समझो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं इस टॉपिक में से। यहां पे लिखा कॉल यू व्हेन एवर दे गेट फ्री। कॉल यू वेन एवर दे गेट फ्री। यहां पर इस सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं हम 3 पार्ट्स में। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे जहां पर 3 पार्ट में सेंटेंस डिवाइड होता है,
प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखें किस पार्ट में गलती है, ए में या बी में या फिर सी में। ए पार्ट में हमारे पास सबसे पहले लिखा है कॉल। अब ये कॉल क्या है सर, हमें समझाओ। बच्चों यहां पर कॉल एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इस सेंटेंस का हम हिंदी अर्थ करें तो हिंदी अर्थ यह है कि कॉल यू व्हेनेवर दे गेट फ्री। तुम्हें कॉल करेंगे या तुम्हें कॉल करें जब कभी वो फ्री हो जाएंगे। यहां पर इस पहले ए पार्ट को पढ़ने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहां पर वर्ब तो है हमारे पास, क्रिया तो है, लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो बिना सब्जेक्ट के क्रिया कैसे आ गई? तो यहां पर जो पहला एग्रीमेंट है हमारा वो गलत होता है। एग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होनी चाहिए और वर्ब होगी तो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वर्ब तो है हमारे पास लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहां पर इस कॉल ए पार्ट में एरर है, इसको ठीक करने के लिए हम इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे आई और शैल। आई शैल कॉल यू। यहां पर आप आई या कुछ और भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, ही, शी, इट, दे, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हें कॉल करें, कौन कर रहा है कॉल ये नहीं पता। तो आप जो भी सब्जेक्ट लगाना चाहो आप यहां पे लगा सकते हो कि आई शैल कॉल यू या ही विल कॉल यू या शी विल कॉल यू व्हेनेवर दे गेट फ्री। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं था, यही एरर थी। तो ये जो फर्स्ट एग्रीमेंट है इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन में आपको देकर समझाता हूं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि मीट यू व्हेन आई कम बैक। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए पार्ट, बी और सी। ए पार्ट में सबसे पहले हमारे पास एक वर्ब दी हुई है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझाए थे और वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ाया था कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा कोई वाक्य तो वहां पे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती हमको। क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस है? अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस होता तो इसके बाद में ये यू नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चों? यू। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है लेकिन उसके बाद कभी भी यू नहीं आएगा। तो मैं इसको इंपरेटिव सेंटेंस नहीं मान सकता क्योंकि इसके बाद में यू दिया है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहां पर मीट से पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि आई या कुछ भी लिख दो। इस बार मैं ही लिख देता हूं कि ही विल। लेकिन ही मैं कैसे लिख दूं जब मैं आगे कह रहा हूं कि आगे आई है? तो मैं यहां पे ही नहीं लिख सकता, फिर से क्या आएगा यहां पे? आई। आई शैल मीट यू व्हेन आई कम बैक। मैं तुमसे मिलूंगा जब मैं वापस आऊंगा। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आते हैं, ये पहला एग्रीमेंट है जहां पर मैंने आपको समझाया कि वर्ब दी जाती है लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। हम बढ़ेंगे बच्चों सेकंड एग्रीमेंट पे कि सेकंड एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के साथ क्या होनी चाहिए? वर्ब। ये तो फर्स्ट एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सर सब्जेक्ट होता है जो नाउन या प्रोनाउन से बने। किससे बने? नाउन या प्रोनाउन से। और इसके बाद वर्ब आएगी। क्या आएगी बच्चों? वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन का मतलब जिसकी संख्या एक हो, तो वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। इस बात का ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कैसा होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर कैसा और प्लूरल कैसा होगा, ये मैं आपको समझाता हूं। और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसी आएगी, फिर उसके बाद हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उन रूल्स को और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे।
मैं आपको ये टॉपिक इस तरह से पढ़ाऊंगा बच्चों की एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, किसी तरह से भी घुमा के दे, आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व करके आओगे, आप कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे रूल्स आज इस टॉपिक के पढ़ने वाले हैं हम, और आज तक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे अलावा किसी और से पढ़ा है तो आप यकीन मानिए आज आपको बिल्कुल अलग लगेगा ये टॉपिक कि सर पंकज सर बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बच्चों अलग है। मेरा पढ़ाने का तरीका होता है एग्जाम ओरिएंटेड। क्या होता है बच्चों? एग्जाम ओरिएंटेड। मैं एग्जाम के हिसाब से पढ़ाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का देता है एग्जामिनर, और आप वहां पे कैसे फंसोगे, आपको कहां पे वो कैसे फंस सकता है, कैसे आपको बचाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कैसे बचने हैं ट्रिक से हमें। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है, जैसे राम श्याम सीता गीता, या फिर कोई प्रोनाउन जैसे ही शी और इट, ये सिंगुलर होते हैं। किसी सिंगुलर नाउन को भी सब्जेक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे बॉय और गर्ल। ठीक है ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, वाज, हैज, डज, और किसी वर्ब में एस या ईएस लगा दो। और किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किसमें लगाओगे एस या ईएस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा गो। ये जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। क्या बन गई? सिंगुलर। ईट एक वर्ब है जिसका मतलब है खाना, इसमें मैंने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के ऊपर। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक से ज्यादा हो, यानी बहुवचन सब्जेक्ट ना। जैसे बॉय है सिंगुलर तो इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज। गर्ल सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। ये जो ही है ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसका प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? दे। अगर शी सिंगुलर तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसका भी दे। इट का भी प्लूरल क्या होता है? दे। ही शी इट क्या होते हैं? सिंगुलर, और इनका प्लूरल क्या होता है? दे। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसका प्लूरल भी होता है। जैसे यहां पे बॉय सिंगुलर है तो उसका प्लूरल बॉयज, ही शी इट सिंगुलर है तो इनका प्लूरल क्या हुआ? दे। दे के अलावा बच्चों वी और यू, इनको भी प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। ध्यान रखो, वी तो आपको पता होगा फिर भी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यू में कंफ्यूजन होता है। कई बार मुझसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर यू तो मैं एक व्यक्ति के लिए यूज कर सकता हूं तो उसको मैं सिंगुलर क्यों नहीं मानूं? बच्चों ध्यान रखो, यू का प्रयोग चाहे एक व्यक्ति के लिए करो या एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए करो, आप यू हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये प्लूरल है यानी बहुवचन है। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? इनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। अब मैंने आपको बताया कि जो चीज एक वचन होती है उसका बहुवचन भी होता है। तो इज का बहुवचन आर, वाज का प्लूरल वर। मेरे साथ साथ बोलते जाओ बच्चों, बोलोगे तो सीखोगे, नहीं बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो बोलते जाओ। हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगे तो सिंगुलर, और अगर उसमें से मैं एस या एस हटा दूं तो वो प्लूरल। जैसे एग्जांपल गो, जो गो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल है, इसमें ईएस लगाएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगी। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है, और उसमें एस लगाऊंगा तो सिंगुलर बन जाएगी। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनली प्लूरल होती है तो हम उसमें एस या एस लगाकर उसका सिंगुलर बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें अच्छे से ताकि हम आगे बढ़ सके। इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूं यहां से। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। देखिए जरा क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हमको कैसे समझेंगे। मैंने एक सवाल लिखा है यहां पर। अभी जनरल कोई रूल व कॉन्सेप्ट वगैरह शुरू नहीं कर रहा अभी केवल एक जनरल चीजें सिखा रहा हूं आपको। यहां पे लिखा मैंने प्रिया आर ए वेरी गुड डॉक्टर। हमने लिखा भाई प्रिया एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। प्रिया क्या है यहां पर?
सब्जेक्ट बच्चों। सब्जेक्ट किससे बनता है? सब्जेक्ट बनता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से। यह चीज ऑलरेडी आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट बना, प्रिया यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब क्या है? आर। ये जो प्रिया है किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है, तो यहां आर नहीं इज आएगा। क्या आएगा? इज, क्योंकि जो आर है ये प्लूरल होता है, और आर प्लूरल का सिंगुलर क्या होगा? इज होगा। जैसे वर का सिंगुलर वाज, हैव का सिंगुलर हैज, और डू का सिंगुलर डज होता है। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहां पे कि दे हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द सिटी। वो ऑलरेडी शहर के लिए निकल चुके हैं। यहां पर बच्चों सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दे, और दे क्या है? प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन हैज तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। आपको एक सिंगुलर वर्ब की पहचान बता दो कि किसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जिसके अंत में एस आता है। क्या आता है? एस। जैसे आई एस, इज, डब्ल्यू ए एस वॉज, एच ए एस हैज, डी ओ ई एस डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर वर्ब के एंड में एस या ई एस आया तो वो एक सिंगुलर वर्ब होगी। यहां पे एस आ रहा है, ये सिंगुलर है, तो इसको हटाकर इसका प्लूरल क्या होगा? हैव होगा। बात समझ में आ गई आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना। बच्चों ये जो ऑलरेडी है इसके बारे में बता दूं सेंटेंस में, और जो वर्ड है वो भी समझा देता हूं। ऑलरेडी एक एडवर्ब है, पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं। लेफ्ट यहां पर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉर यहां पर प्रीपोजिशन है, द यहां पर डिटरमाइनर है, और सिटी यहां पर नाउन है। ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में ए क्या है? डिटरमाइनर, वेरी क्या है? यहां पर एडवर्ब है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और डॉक्टर क्या है? यहां पर नाउन है। तो बच्चों आप सभी इनको लिख लो। और सब्जेक्ट वर्ब में अब हम शुरू करने वाले हैं क्या? रूल्स और कॉन्सेप्ट्स। क्या शुरू करेंगे अब? रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे हम। क्या क्या रूल्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब के अंदर, जरा समझिए। मैं यहां पर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इसको भी मिटा देता हूं, और रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बच्चों ध्यान देखिए कि अगर आप किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रट के जाओगे तो आपको वहां पे एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। वो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, और कई बार घुमा के पूछा हुआ सवाल में ही हम अटकते हैं, और वो एक सवाल हमको सिलेक्शन से रोक देता है। तो इस तरह की गलती हमको दोबारा फिर से नहीं करनी। तो अब रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। और मेरा आपसे वादा है बच्चों, आज तक आपने ये टॉपिक इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जैसा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और अब देखिए, पहला रूल और पहला कॉन्सेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इस चैनल पर, इस वीडियो में ना। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है हमारा? तो इस तरह की गलती हमको दोबारा नहीं करनी है। इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है, हमको वो घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो रूल्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आज मैं आपको ऐसे रूल पढ़ाने वाला हूं जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ोगे। आज का जो पहला ही कॉन्सेप्ट है वही आपको हिला के रख देगा कि सर ये चीज तो आप पहली बार दे रहे हो उनको। देखो जरा बोर्ड पे, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बच्चों? देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। और ये सब्जेक्ट में क्या आए, सब्जेक्ट सिखा रहा हूं अभी आपको मैं। सब्जेक्ट में आई का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट में आई का कॉन्सेप्ट। आई का मतलब आप जानते हो बच्चों, बहुत सिंपल सा एक प्रोनाउन है आई। एवरीबॉडी नोज कि आई का मीनिंग होता है मैं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है। आई का कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले मैं वो समझाऊंगा, और फिर आपसे एग्जाम में एरर्स किस प्रकार की पूछी जाएंगी आपको ये भी बताऊंगा।
पहला कॉन्सेप्ट देखिए सबसे पहले कि आई को अगर उसने सब्जेक्ट में दिया, सब्जेक्ट में क्या आया बच्चों, आई आया, तो उसके साथ वर्ब कैसी होगी। आई के साथ बच्चों मुझे बताओ, क्या आई के साथ इज आएगा, या आई के साथ आर आएगा, या आई के साथ एम होगा। बताओ जल्दी क्या होगा यहां पर, कमेंट बॉक्स में डालो। इज आर एम में से कौन सा आई के साथ आता है? इज नहीं आता, आर भी नहीं आता, क्या आता है? एम। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, इज या आर नहीं, क्या होगा? एम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला वाला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, आई के साथ में ध्यान रखो, आई के साथ डू या डज में से क्या होना चाहिए। अगर आई के साथ कभी डू या डज वर्ब लगाएं तो इनमें से कौन सी होगी? डज नहीं, क्या होगा यहां पर? डू होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, आई के साथ हैव होगा या हैज होगा। बच्चों ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आई तो सिंगुलर है तो इसके साथ तो हैज होना चाहिए। हैज नहीं प्यारे बच्चों, यही तो नई बात है आपके लिए। हैज नहीं, क्या लगाना है? हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आई के साथ वॉज आएगा या फिर वर आएगी। वर, बताओ कौन सी वर्ब आएगी? सर वॉज आएगा, वर क्यों आएगा? आई सिंगुलर है तो यहां पे डू और हैव कैसे है? प्लूरल। बता देता हूं, समझा देता हूं आपको कि ये जो हैव है, डू है, ये दोनों वर्ब प्रेजेंट टेंस की हैं और प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। और ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस की वर्ब है और आई को पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है। इसी वजह से पास्ट टेंस में आई के साथ वाज और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ डू और हैव का प्रयोग करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। बताओ बच्चों, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म या उसमें मैं एस या एस लगाऊं, यानी प्लूरल या फिर सिंगुलर। बच्चों ये नहीं आती, गलती मत करना कभी भी आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो उसमें एस या एस नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, मे बी आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनमें कंफ्यूजन रहता है। मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो, मेरी इस समय क्लास जो भी देख रहे हैं ना, उसमें से कुछ बच्चों को इसमें जरूर कंफ्यूजन होगा ना। आप इसको फटाफट इसको लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, नहीं निकाले निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस हम करेंगे। मैंने लिखा पहला सवाल, आई आर ए वेरी गुड पर्सन। अब यहां पर आई के साथ ये एक सेंटेंस आया बच्चों, इस सेंटेंस को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ए, फिर बी और सी। सब्जेक्ट क्या है इसका? बोलो, कमेंट बॉक्स में डालो आई। और यहां पर आर है, सब्जेक्ट के साथ आर, आई के साथ आर आएगा क्या? नहीं, एम होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कि आई हैज ऑलरेडी डन माई वर्क। मैंने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है। इस सेंटेंस को भी डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी। कौन से पार्ट में गलती होगी बच्चों? ए पार्ट में कि सर आई के साथ हैज नहीं आता, क्या आता है? हैव आता है। बोलो, हैव आता है आई के साथ, क्या आता है? हैव। नाउ थर्ड एग्जांपल, आई वर नॉट देयर, मैं नहीं था वहां पर, व्हेन यू केम, जब तुम आए। जब तुम आए मैं वहां नहीं था। आई सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ वर आएगा क्या? नहीं, क्या आएगा बच्चों? वाज आएगा। ध्यान रखें इस बात को। एक चौथा एग्जांपल और लेते हैं, इसमें आई के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए जरा। मैंने लिखा कि आई गोज टू टेम्पल, आई गोज टू टेम्पल एवरी डे, रोजाना मंदिर जाता हूं। यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया और गोज सब्जेक्ट आई है, क्या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाएंगे? हम नहीं लगाते, तो यहां से ई एस को हटा देंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो बच्चों क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे, आई के साथ क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। ये बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगता होगा, लेकिन इसी में बच्चों आप कई बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले आई का ही कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ताकि आपको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, बेसिक प्रॉब्लम, उसमें आप कभी नहीं फंसो। मैं आपको एडवांस बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन उस जीरो को तो अच्छे से समझो। एडवांस अपने आप सिखा दूंगा आपको, इतना हाई लेवल लेके जाऊंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि आई के साथ कौन कौन सी वर्ब आती है, लेकिन अभी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में धमाका कर देगा, ऐसा रूल जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या नहीं समझा होगा या किसी ने क्लास में नहीं पढ़ाया होगा, जरा देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आई के साथ मैंने आपको बताया कि भाई वाज आता है, वर नहीं आता, अभी समझाया। लेकिन अगर आई से पहले इफ दिया है, क्या दिया है? इफ का मतलब होता है यदि, और ये एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? कंजंक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको, मेरा पिछले जो क्लास था कंजंक्शंस का, वहां पे मैंने आपको इफ लिखवाया था और सेंटेंस भी मैंने आपको करवाए थे। तो बच्चों अगर आई से पहले इफ दिया हो कंजंक्शन, तो फिर वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। ध्यान रखना इस बात का। ये जो इफ, आई से पहले जो इफ आता है ना बच्चों, ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है। कौन से सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस। ये कोई टाइप नहीं है बच्चों, ये कोई सेंटेंस का टाइप नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक है जो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक है, और लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ कंजंक्शन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इफ से। तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, या सिर्फ आई नहीं, इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो, इफ के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, ध्यान रखना, उस सब्जेक्ट के साथ वाज कभी नहीं आता, हमेशा क्या आता है? वर। सब्जेक्ट चाहे आई हो, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब कैसी आएगी? वर आएगा, वाज नहीं आता। ऐसा केवल और केवल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ही ऐसा होता है। आपको एक सेंटेंस देता हूं। मैंने लिखा इफ आई वाज you. If I was you, I would not do so. यहां पे if I was you का मतलब समझा देता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, और इसमें एरर क्या है आप समझ गए होंगे कि यहां पर was के स्थान पर वर होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इस सेंटेंस का मीनिंग है, और इस सेंटेंस को देखकर आप एरर समझ गए होंगे कि एरर कहां है। सर यहां पे वाज नहीं, क्या आएगा? वर आएगा। वाज को हटाकर हम वर कर देंगे यहां पर। बच्चों कंडीशनल सेंटेंस के अंदर चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आई, ही, शी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वहां पर वाज का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। मैं आपको एक आई के अलावा एक और सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं जहां पर वाज नहीं आएगा, फिर से क्या होगा? वर आएगा। देखिए जरा, मैंने लिखा कि इफ शी वॉज माइन, इफ शी वॉज माइन आई वुड नॉट लेट हर गो। इफ शी वॉज माइन आई वुड नॉट लेट हर गो, इसका मीनिंग है कि अगर वो मेरी होती तो मैं उसे जाने नहीं देता। यहां पर बच्चों सब्जेक्ट में शी लिखा है और उससे पहले क्या है? इफ। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में वाज नहीं आता, क्या होता है बच्चों? वर आता है। हालांकि सब्जेक्ट मेरे पास शी है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जहां पर सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, लेकिन यहां बच्चों यहां पे सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वाज का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे यहां पर। आई होप ये मैंने आपको अब तक 6 पॉइंट सिखाए।
यहां पर आई के साथ, अगर आई सब्जेक्ट में हो तो 6 पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि कौन कौन सी वर्ब आई के साथ आता है और कौन कौन सी वर्ब नहीं आती। अब एक लास्ट पॉइंट ऐसा था बच्चों जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के आपके लिए छोड़ दिया था कि वहां पर हम कौन आई का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको जरा हम समझते हैं। आप सभी फटाफट नोटबुक में इसको उतार लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। ना बच्चों, अब 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जो मैं पॉइंट आपको समझाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट आई हो तो आपको पता है कि आई के साथ एम आता है, इज या फिर आर का प्रयोग नहीं करते आई के साथ। ये आपको मालूम है सबको, एवरीबॉडी नोज कि सर आई के साथ इज नहीं, हमेशा क्या आता है, एम आता है, आर भी नहीं आता, एम ही आता है। लेकिन बच्चों एक अपवाद है और ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अपवाद ज्यादा पूछे जाते हैं। ये एक अपवाद है और आई के साथ, आई के अपवाद क्या है, आई के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ आर का प्रयोग हो सकता है। यह ध्यान रखना बच्चों कि आई के साथ हम आर का प्रयोग कर सकते हैं। आज पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से देखो कि हम आई के साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए समझाता हूं कि आई का प्रयोग, आई के साथ आर का प्रयोग कब होता है। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स में, अब ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन टैग होते हैं बच्चों, प्रश्न ही होते हैं, क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। क्वेश्चन टैग बनाए कैसे जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सारी चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा यहां पर ना। क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। और क्वेश्चन टैग में बच्चों ध्यान रखिएगा आई के साथ आर कब आएगा। क्वेश्चन टैग्स में एरर पूछी जाती है, आई के साथ एम लगा देता है लेकिन वहां एम नहीं क्या होगा, हमेशा आर आएगा। अब ये क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं मैं इसको मिटा देता हूं। आप वीडियो को फिर से पॉज करके फटाफट लिख लो कि आई के साथ आर आएगा क्वेश्चन टैग्स के अंदर। अब व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग होता क्या है बच्चों। आपने बहुत बार कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं और जिससे आप कोई भी राय अपनी रखें और सामने वाला उससे सहमत है या नहीं है, ये जानने के लिए आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं हिंदी में भी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने कहा कि आज मौसम बहुत सुंदर है ना, तो लास्ट में जो मैंने है ना बोला ये क्या है। आपने पहले कहा कि आज मौसम बहुत सुंदर है, सामने वाला उससे सहमत है या नहीं है, सुनने वाला हमसे, तो हम है ना बोल देते हैं हिंदी के अंदर। जैसे मैं बहुत मोटा हूं, है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, है ना, तो जो है ना बोल दिया जाता है सेंटेंस के एंड में, यही हिंदी में क्वेश्चन टैग होता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं फिर से समझा देता हूं कि क्वेश्चन टैग होता है कि हम कुछ भी सोचें, हमारी जो भी राय है, हमारी जो भी थिंकिंग है, जो हमारी बात, जिससे हम बात कह रहे हैं वो हमसे सहमत है या सहमत नहीं है, इसलिए हम है ना बोल देते हैं। अब वो हाँ भी कर सकता है, मैंने कहा आज मौसम बहुत सुंदर है ना, तो आप हाँ बोल सकते हैं, हाँ सर बहुत सुंदर है, या फिर नहीं सुंदर नहीं है। तो है ना कहकर आप सामने वाले से ये कंफर्मेशन चाहते हो कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या फिर गलत है। आज मौसम बहुत सुंदर है ना, देखिएगा आज मौसम बहुत सुंदर है और यहां पे मैंने लिखा है ना। अब ये जो है ना है, यही क्वेश्चन टैग होता है हिंदी के अंदर। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने कहा आज मौसम बहुत सुंदर है, तो मैंने कहा इट इज अ ब्यूटिफुल डे, इट इज अ ब्यूटिफुल डे, आज मौसम बहुत सुंदर है। और अब बनाएं हैना की इंग्लिश। अब हैना को इंग्लिश में बनाते कैसे समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चन टैग लिखने वाले हैं। अब क्वेश्चन टैग होता तो क्वेश्चन ही है, होता तो एक प्रश्न ही है, इसलिए क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट जो पहला सेंटेंस होता है बच्चों उसको बोलते हैं मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस। और हमेशा क्वेश्चन टैग एक मेन सेंटेंस के बाद आता है।
उस मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को एज इट इज इधर लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पर इट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इट, तो मैंने उधर इट लगा दिया। अब यहां पर इस मेन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या जो भी मेन वर्ब होगी वहां से उस हेल्पिंग वर्ब को निकालकर हम यहां लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया इज। मुझे यहां पर बच्चों एक ही वर्ब दिख रही है, वो है इज, तो इसी को मैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इज जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है। यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो क्वेश्चन टैग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जरा सुन लो फिर से। क्वेश्चन टैग में एक तो होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद लगाते हैं हम क्या, सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बस बन गया क्वेश्चन टैग हमारा। क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर जो मैंने लिखा इज इट, एक बात और ध्यान रखनी है आपको इसमें कि अगर मेन सेंटेंस सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नकारात्मक। ध्यान रखो, जैसे ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन टैग होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और कैसे बनाएंगे, यहां पर लिख देंगे एन कॉमा टी। नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, जैसे नॉट है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे, एन कॉमा टी। क्वेश्चन टैग के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पर हम नोट को लगाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं, संक्षिप्त रूप में लगाते हैं। मैंने यहां पे नोट को संक्षिप्त रूप में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आपको समझ में आ गई बात, ये नोट फुल फॉर्म में है, ओ हटाया और ऊपर क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमें नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, जैसे इज के साथ लगाया, जैसे मैं वाज के साथ लिखूं वाज, और नोट को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, वाजंट। और अगर वर और नोट को लिखना होगा तो लिखूंगा वरंट। और अगर मैं हैज और नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो हैजेंट। और अगर मैं हैव और नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो हैवंट। बात समझ में आ गई आपको, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन टैग में जो नोट आएगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और कहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ, सब्जेक्ट से पहले। कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। ध्यान रखना इस बात का। तो फिर से बता देता हूं कि हमें सब्जेक्ट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाना है, कहां से उठाएंगे, मेन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा वहीं से उसको ऐसे उठाया, यूं किया और ऐसे ऐसे पलट के यूं लगा दिया, तो सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी। आपको इतना तो पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। पता नहीं सबको, वेरी गुड, बोलते जाओ साथ साथ, पता है या नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बताते जाओ, और मुझे यकीन है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं पढ़ाई इस तरह से रहा हूं। एक और सेंटेंस में आपको बना के दिखाता हूं और उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे। मैंने लिखा कि ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है ना, और मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे यहां पर ही, और यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहां लगा देंगे इज, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो यहां पर ये सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है क्या, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव। यहां पे नोट लग रहा है तो अब मुझे यहां पे नोट नहीं लगाना। यहां पे नोट तभी आएगा जब यहां पर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यहीं से उठा के लगानी है, मेन सेंटेंस को देखना आप। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा यहां पर राम लाइक्स, राम को पसंद है एप्पल्स, राम को एप्पल्स पसंद है, ठीक है जी। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या राम को लिख दूं, नहीं। अब बस इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट मेन सेंटेंस में कोई नाउन हुई, क्या हुई, कोई नाउन, तो यहां पे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट नाउन नहीं आता। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन होता है क्वेश्चन टैग में आने वाला सब्जेक्ट। तो राम है तो राम नहीं लिखेंगे, ही लिख देंगे इसके स्थान पर। यहां पे जो भी नाउन होगा उसका प्रोनाउन लगा देंगे यहां पर। अब मुझे यहां पर एक वर्ब दिखी, लाइक का मतलब पसंद करना, ये एक मेन वर्ब है। तो क्या मैं इसको लिख दूं, अभी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगानी है इधर, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये देखो कि ये जो वर्ब है, क्या ये वर्ब
कौन से टेंस में आएगी, कौन से टेंस की वर्ब है। लाइक में एस लग रहा है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। अगर आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, क्या दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको क्वेश्चन टैग के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो डू या डज में से लगानी है। क्या लगानी है, डू या डज। तो यहां पर ही के साथ डू या डज आए, कौन सा आएगा बच्चों, डज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहां पर मैंने लिख दिया डज। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो हो गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है समझा देता हूं। आप कोई भी बात बोलें, जैसे जैसे आज मौसम बहुत सुंदर है, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, मैं डे की जगह वेदर कर देता हूं, वेदर। आज मौसम बहुत सुंदर है, या फिर वो खुश नहीं है, या फिर राम को एप्पल पसंद है। कोई भी आप एक सेंटेंस बोलें, फिर उसके बाद में सामने वाला हमसे सहमत है या नहीं है, हम एक क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग में लगती है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। उसको कहां से निकालते हैं, मेन सेंटेंस में से। अगर वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर वो पॉजिटिव है मेन सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अब यहां पर सर ये आई का रूल कहां से आ गया, इसको समझाता हूं आपको। देखिए, आई का रूल, क्वेश्चन टैग समझ गए आप सभी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा आई एम नॉट योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं। एक सेंटेंस लिख दिया और मुझे इसके बाद में क्वेश्चन टैग बनाना है। अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे, देखो जरा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो उसको उठा के इधर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। मेन सेंटेंस में से सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको उधर लेके, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर प्रोनाउन ही लिखना है हमेशा। क्या लिखना है उधर क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन। अगर नाउन दी हुई है तो उसका प्रोनाउन लिखेंगे, जैसे राम के स्थान पर लिख दिया ही। ऐसे आई तो प्रोनाउन ही है तो इसको एज इट इज लिख देंगे उधर। अब यहां पर एम क्या है, मेन वर्ब। आपको पता है कि एम मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, तो मैं यहां पर एम को उठा के उधर लिख दूंगा, एम आई। अब यहां पर नॉट लगा हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, नकारात्मक, तो ये क्या बन जाएगा, सकारात्मक यानी पॉजिटिव। तो मुझे नॉट नहीं लगाना, अब मुझे नॉट उधर नहीं लगाना, क्योंकि नॉट इधर आ चुका है। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहां तो एम के साथ, क्वेश्चन टैग में तो आई के साथ एम आ गया। सर आप तो कह रहे थे कि आई के साथ एम नहीं आता, यहां तो एम आ गया। अब आई के साथ में एम नहीं, आर कैसे आता है, इस क्वेश्चन को देखो और समझो जरा। मैं यहां पर जो मैंने सेंटेंस ऊपर नेगेटिव लिखा था उसी को मैं पॉजिटिव लिखता हूं। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूं। और अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आई को लिख देंगे, यहां पर लिख दिया, एम को इधर लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पे देखिए, ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अब जैसे मैंने कहा था कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट को शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं। क्वेश्चन टैग के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे वाज नोट को वाजंट। ऐसे ही सर एम नोट को कैसे लिखेंगे, एम नोट को लिखा जाता है एमंट। कैसे लिखते हैं, एमंट, लेकिन यह गलत होता है। कभी भी एम और नोट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। यह एक अपवाद है कि बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, लेकिन एम के साथ नोट कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता है। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत। तो ये वो रूल है जहां पर आई के साथ एम नहीं आएगा। अब अगर नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो आप, तो यहां पर एम और नोट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहां पर, आरंट। बात समझ में आई। अगर मेन सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट आई है, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर वहां पर एम है, आई एम, और वो पॉजिटिव है, तो हमेशा एमेंट आई नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आरंट आई। बात समझ में आई आपको कि कभी भी बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको कभी भी चाहे कैसा ही सेंटेंस हो, न केवल
क्वेश्चन टैग्स में, बल्कि सामान्य सेंटेंस में भी अगर आप आई के साथ एम लगाकर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो गलत माना जाता है। उसके जगह आप फिर क्या लिखो, आरंट। क्या लिखो बच्चों, आरंट लिखो। हाँ, आप एम और नॉट को फुल फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। एम और नॉट फुल फॉर्म में आ सकता है, जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट। देखिए ध्यान से, ऊपर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम नॉट योर टीचर, तो ये ठीक है, पर ये गलत है। बात समझ में आई आपको कि आई के साथ में एम कब नहीं आएगा, जब एम के साथ में नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो। अगर ऐसा लिखा होगा तो एम को किस में बदल देंगे, आर में बदल देंगे, और उसके साथ नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि शॉर्ट फॉर्म में तो हम लिखते ही हैं, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आप सभी के लिए, वो ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में नॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हो कोई, जैसे क्वेश्चन टैग है या कोई अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहां नोट कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने कहा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिखा डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। ये क्वेश्चन है और यहां पे मैंने नॉट लगाया है, तो कब लगा, कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। यहां पे यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया, नॉट। यहां पे फुल फॉर्म में लिखा है नॉट को, लेकिन अगर मुझे नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नॉट फुल फॉर्म में। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो कहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़कर, डू के साथ जोड़ दूंगा एन कॉमा टी को, क्योंकि नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एन कॉमा टी, इस तरह से लिख दिया जाता है। ओ को हटाकर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है। तो डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो यू यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले लिखना। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाकर, और फुल फॉर्म में लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद। कहने के मतलब यह है कि अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद अगर नोट को लगाओगे तो फुल फॉर्म में, ठीक है, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को लगाना है। शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट से पहले आता है, फुल फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं यहां पर क्वेश्चन टैग है ये, इसमें भी ऐसे ही कर सकता हूं मैं। अगर मैं चाहूं तो ये जो नॉट है शॉर्ट फॉर्म में, इसको सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकता हूं। कैसे, देखिए मैंने लिखा एम आई नॉट, क्या लिखा मैंने, एम आई नॉट, ये भी एक क्वेश्चन टैग होता है। तो नॉट को या तो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग्स के अंदर पहले लिखो या फुल फॉर्म में बाद में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, चाहे वो एक सामान्य क्वेश्चन हो या वो एक क्वेश्चन टैग हो। तो मैं यहां पर एम आई नॉट लिख सकता हूं। अब बच्चों, अब क्या यहां पर एम का आर करना है, अब नहीं करना। एम को आर में तभी चेंज करना है जब एम के साथ नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, जैसे यहां पर। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन टैग्स के अंदर नॉट को या तो पहले लिखो या फिर बाद में लिखो। याद है मैंने एक पहला सेंटेंस करवाया था, इट इज अ ब्यूटीफुल वेदर, आज मौसम बहुत सुंदर है। तो इसका क्वेश्चन टैग हमने कैसे बनाया था, इजंट इट। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने लिखा था इजंट इट, और आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इट नॉट। मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं और दोनों तरह से नोट लगा के दिखाऊंगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसको लिख लो फटाफट बच्चों। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा सीता वॉज वेरी बिजी, सीता बहुत बिजी थी, और इसका हमें बनाना है एक क्वेश्चन टैग। क्या बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। कैसे बनाएंगे, सीता, क्या सीता को लिख दे उधर, नहीं, ये नाउन है। क्या लिखे हैं क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन, तो यहां लिखेंगे शी। और यहां पर वाज क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहां पर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब
ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। तो मैं नोट को लगाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, वाजंट शी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या वाज शी नॉट, यानी नॉट को फुल फॉर्म में भी लिख सकता हूं, लेकिन कहां पर, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहां पर, शी। अगर नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सब्जेक्ट से पहले, और फुल फॉर्म में लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो बच्चों आई के साथ आर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि आई के साथ आर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई के साथ आर कब आएगा, जब हमें नॉट को, एम और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो वहां पे एम को ना लगाकर क्या लगाएंगे, आर। आप चाहो तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन बात हो रही है कब, जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो बच्चों, तो एम को हटाकर आर करते हैं। अगर आप फुल फॉर्म में नॉट को लिखते हो तो एम नॉट लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका पहला कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इस क्लास अगला रूल और अगला कॉन्सेप्ट मैं अगली नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आपको, और ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर आपको इसमें कुछ ऐड करवाना है, कुछ और चीजें जुड़वानी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख डालें। और दूसरी बात, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस बहुत जल्द शुरू कर दूंगा मैं आपके बच्चों, ध्यान रखिए। वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी आपके लिए। रोजाना वोकैबुलरी क्लास शुरू करूंगा, और संडे को जो क्लास नहीं आती है, संडे स्पेशल क्लास भी कुछ आपके लिए लगवाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।